हाँ जी, आगे चलिए आगे हैं तो अब अपनी स्टडी को हम शुरू करते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स के टॉप 15 हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया था और कमेंट सेक्शन में भी पूछा था कि सर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो करा दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराए हैं। तो आज के इस वीडियो में ओनली हम जो क्लास 12 के स्टूडेंट है, तो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसको हम सॉल्व आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना। और एक और बात बता दूं, फिजिक्स जो है, फिजिक्स का 2 वीडियो आपको आएगा। जो फिजिक्स है, ठीक है ना, जो आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स का आपका एक ये वीडियो है और एक और इस पर ऑब्जेक्टिव पर वीडियो आएगा। 50 इसमें हम करा दे रहे हैं और 50 दूसरे जो वीडियो है उसमें हम 50 करा देंगे, टोटल 100 हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। 100 हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए जी, इतना आप जान लिए, बहुत है, काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि वैद्युतशीलता जो म्यू नॉट है उसका एसआई मात्रक है। क्या होता है एसआई मात्रक? तो वैद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका पहला टिक कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दे रहा, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। आगे बढ़े। दूसरा हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो न्यूटन प्रति कूलाम जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=F/Q होता है। F/Q होता है, यही ना होता है फॉर्मूला। जहां F बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है ना, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो ये दूसरा हमारा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, दिखाई दे ही रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, यहाँ पे पूछ लिया। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे जूल प्रति कूलाम है ना, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। ठीक है ना। क्यों नहीं है? देखिए कैसे। सबसे पहली बात देखिए, ये तो जूल न्यूटन प्रति कूलाम अभी हमने जाना कि E=F/Q होता है। ठीक है ना। F/Q होता है, तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, क्योंकि F बल है, बल का मात्रक न्यूटन और कूलाम का आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इतना बात पता है। तो ये तो होता है। यहाँ पे पूछा है नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये तो होता है ये वोल्ट प्रति मीटर। क्यों? क्योंकि एक और हम फॉर्मूला जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=V/L, ये भी हम एक फॉर्मूला जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता V/L। तो जहाँ पे V क्या है? विभवांतर है, जिसका विभव है, जिसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और मीटर जो L क्या है? लंबाई है, तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और तीसरा जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर होता है। जूल प्रति कूलाम यहाँ पे हुआ ना, तो बल का भी एक क्या है? बल का अगर यहाँ पे हम बल का केवल मात्रक निकालें तो बल का क्या हो जाएगा? ठीक है ना। बल का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम होता है, तो वही बल का मात्रक जूल प्रति कूलाम और मीटर हो गया है। तो ये तीनों होते हैं। तो ऑप्शन में पूछा है कि कौन सा नहीं होता है, तो सिंपल से यहाँ पे बात है कि आप इतना याद रखेंगे काफ़ी है आपके लिए कि जूल प्रति कूलाम है, ये बल का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होता है। ठीक है ना। अगला आता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही रहा है कि वैद्युत क्षेत्र E में स्थिर किसी बिंदु P का वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है? तो बल आघूर्ण का देखिए, जब सदिश रूप में दिया जाता है तो बल आघूर्ण जो टाउ का मान होता है, हमने आपको बताया है कि बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू जब सदिश रूप में दिया जाए तो P इंटू क्या होता है? सदिश E होता है।
यही ना हमने फॉर्मूला बताया था टाउ का। तो ये ऑप्शन आपका जो बल आघूर्ण का हो जाएगा सदिश P इंटू क्या है ई, ठीक है ना, ये सदिश। तो ऊपर ये तीर का चिन्ह रहता है, ठीक है ना। टाइपिंग अब कितना किया जाएगा। चलिए जी, अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F न्यूटन कार्य करता है, मतलब F न्यूटन कार्य करता है यदि आवेशों का परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया जाए तो बल होगा, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, परावैद्युतांक रख दिया जाए तो उस समय पर बल होगा। तो बल जो होगा वो क्या हो जाएगा, F बाई Q हो जाएगा, F बाई K हो जाएगा, जहाँ K क्या है, परावैद्युतांक है। नेक्स्ट, ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि चांदी का परावैद्युतांक क्या है। तो चांदी का जो परावैद्युतांक होता है वो इन्फिनाइट होता है, मतलब क्या होता है, अनंत होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, वैद्युत विभव का मात्रक होता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है ना। देखिए जूल प्रति कूलाम क्यों, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q होता है, ठीक है ना, ये बात हम जानते हैं। तो जो कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है जी, कूलाम होता है। तो ये हमने कूलाम लिख दिया। चलिए, तो वही कहा गया है, जूल प्रति कूलाम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने जो कहा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, नहीं होता है। तो वहाँ पे एक और चीज हमें दिया था, क्या होता है, ये दिया था कि जूल प्रति मतलब F बाई Q, पीछे चला गया नहीं तो मैं समझाता आपको अच्छे से। चलिए उसको फिर से डिस्कस क्या किया जाए, टाइम भी कम है। जानते हैं मुझे पेपर देने जाना है, ठीक है ना। अदरवाइज मेरा आज पेपर है, लगभग 2 बजे से पेपर है, शाम को 2 बजे से 3 बजे तक पेपर रहेगा। तो मुझे जाना है, उसके लिए थोड़ा सा जल्द से जल्द मैं चाह रहा हूँ कि आपको करा दिया जाए। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। तो धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। क्यों, क्योंकि C इक्वल टू Q बाई V होता है। हमने ये बात बताया है, जहाँ Q क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। और V का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, मालूम ही है। अदरवाइज देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा तैयार कीजिएगा। सबसे ज़्यादा मात्रक, विमीय सूत्र, राशि, ये सब आपसे पूछे जाते हैं, रिलेशन पूछे जाते हैं, संबंध भी। जैसे कि वैद्युत धारा घनत्व, मतलब धारा घनत्व J और अपवाह वेग Vd के बीच संबंध बताना है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि J इक्वल टू NeVd होता है, मतलब J इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E इंटू Vd होता है। ये क्या होता है, ये धारा घनत्व है, ये अनुगमन वेग है, ठीक है ना। जहाँ क्या है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, और V क्या अनुगमन वेग है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आप याद रख लेंगे कि अनुगमन धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध होता है J इक्वल टू NE इंटू Vd, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो क्या होता है, वैद्युत जो धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जो होता है, ठीक है ना। देखिए एक बात याद रखेंगे, कोई चालक है और उसमें धारा अगर हमने प्रवाहित कर दिया है तो उसके चारों ओर याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ना, धारावाही चालक पर चारों ओर नहीं, ये नहीं होगा। कैसे हो सकता है भैया, ये नहीं होगा, ठीक है ना। एक बात आप याद रखेंगे, कोई भी चालक है यदि वो धारावाही चालक है तो ये सिंपल सी बात है, धारा प्रवाहित किया है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो दोनों ना उत्पन्न हो गए जी। तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत कर दिया गया है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ये वाला ऑप्शन जो आपका बी है ना, ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। क्या उत्पन्न किया जा सकता है, ए और बी दोनों, मतलब
केवल गतिमान आवेश द्वारा या केवल बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र द्वारा या ए बी दोनों द्वारा या इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो देखिए सिंपल सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है केवल गतिमान आवेश के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, जब कोई भी कण है ये तेजी से इस तरीके से गति करेगा ना, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। केवल बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के द्वारा, मतलब सिंपल सी बात है, जहां पर भी विद्युत क्षेत्र ई का मान बदलता है वहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब कि ये दोनों ही कथन सत्य है, इसलिए ए और बी दोनों के द्वारा। तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूंगा, ठीक है ना। मैं देख लूँ कितना हो गया है, यहाँ तक हमने गिनती किया है 1 2 3 4 4 के 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक अभी तक हमने ले लिया है, ठीक है ना। 13 तक अभी तक हमने जान लिया। चलिए जी, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर थे, ठीक है। अब आते हैं 14 नंबर अपने प्रश्न पर। 1/रूट में एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये 14 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अगला हमारा 15 नंबर वाला क्वेश्चन आता है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2 का मान होता है। तो वो याद रखेंगे 3 × 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। ये मान आप याद रखेंगे, इसका मान होता है, ठीक है जी। अगला हमारा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉनों का पथ होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का जो पथ होता है वो वृत्ताकार होता है। कह रहा है क्यों, कैसे होगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो वो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। अच्छा, जब विद्युत चुंबकीय मतलब चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करते हुए इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं में आपको हम बताए हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इसी तरीके से लंबवत प्रवेश करता है। तो ये एक वृत्त की तरह हो रहा है कि नहीं, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, तो वृत्ताकार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m का मात्रक होता है। तो ये क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। किसका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। अगला यहाँ पे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से गतिमान आवेश q के कण पर लगने वाला बल होगा। तो ये एक डेरिवेशन हमने बताया था लॉरेंज बल में भी, जो है F = Q कोष्ठ में v इंटू क्या होता है, v इंटू b का, मतलब यहाँ पे v क्या है, वेग है, b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, q क्या है, आवेश है, f क्या है, बल है। तो ये आपका हो जाएगा। कब कह रहा है, जब चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से कोई गतिशील आवेश q के कण पर लगने वाला बल क्या होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेशों पर लगने वाला बल का मान होगा। देखिए यहाँ पे आपसे भी यही क्वेश्चन किया गया कि चुंबकीय क्षेत्र यदि कोई B है, मान लेते हैं एक चुंबकीय क्षेत्र है जो है B, ठीक है ना, और उसके लंबवत v वेग से कोई कण है, ठीक है, गति कर रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं यहाँ पे है, जैसे ऐसे हम मान लेते हैं कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है जी, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कोई कण v वेग से गति कर रहा है। मान लेते हैं ये कोई कण है और इसी में ये v वेग से गति कर रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में, और इस कण पर जो आवेश है वो q है। तो वहां पे जो बल का मान होगा वो F = QVB होता है, ठीक है ना, F = QVB, जहां F क्या है, आवेश है, उस कण पर v क्या है, वेग है, अब B क्या है, B है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, F क्या है, उस कण पर लगने वाला बल है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अच्छा ये थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, चलिए जी कोई नहीं, अगर साइड में थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना, चलिए कोई नहीं, आगे आप दिखाई देंगे। अगला कह रहा है वैद्युतशीलता जो म्यू नॉट है और चुंबकीयशीलता, सॉरी जो वैद्युतशीलता म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और चुंबकीयशीलता म्यू नॉट के माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो याद रखेंगे कि ये कौन सा वेग होता है, जो 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपका होता है। ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बात याद रखेंगे, ये जो जितने भी आपको हार्ड टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं ना, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच सकते हैं संपूर्ण हम आपको किताब से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन सभी को आप याद रखेंगे। चलिए जी, चलिए ये 21 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि आवेश Q यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर v वेग से गति कर रहा है तो आवेशों पर लगने वाला बल का मान होगा। तो वहाँ पे बल का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा, कह रहे हैं कि कोई भी आवेश है, ठीक है ना, कोई भी आवेश है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में समांतर v वेग से गति कर रहा है तो उस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और कोई आवेशित कण है, ठीक है ना, तो वो चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत क्या कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, बिल्कुल लंबवत v वेग से गति करेगा ना। तो जो भी याद रखे, जो देखिए जो बिल्कुल लंबवत v वेग से गति करता है उसका बल कभी भी शून्य नहीं होता है, परंतु अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही गति करेगा ना, कोई भी कण अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, तब जाकर वहां पे जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, वो बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में समांतर वेग से गति कर रहा है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल, समांतर यदि गति करेगा ना तो वहां पे लगने वाला बल तो F 0 ही होगा ना, ये बात है। अगला हमारा आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो कण के संवेग के क्या होती है, समानुपाती होती है, वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है। अदरवाइज हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है कि लंबाई L वाले तारों को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ने पर यदि उसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा। तो वहां पे B का जो मान होगा B = μ0 × R × I/L होता है। ये आप फॉर्मूला याद रख लेंगे, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि जो L लंबाई का जो वृत्ताकार कुंडली है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसे हम मोड़ रहे हैं इस प्रकार। तो मोड़ने पर जो वैद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है, इसमें जो धारा I प्रवाहित की जाएगी ना, तब यहाँ पे कह रहा है कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा। तो वहां पे केंद्र पर ही चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान होता है ये इतना होता है, ठीक है। अगला हमारे यहाँ पे कह रहा है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो याद रखेंगे चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाकर। जब भी हम क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं ना तो याद रखेंगे सुग्राहिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना, टिक करते हुए चलेंगे। अगला आता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। अभी हमने ये क्वेश्चन को बताया है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है जी। अगला हमारा आता है डोमेन किस प्रकार का पदार्थों में बनता है। जो डोमेन होता है वो याद रखेंगे लौ चुंबकीय पदार्थों में बनता है, ठीक है ना। अगला हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा
चुंबकीय पदार्थ है जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। तो याद रखेंगे जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है ना, वो बाहरी चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसका विरोध करता है। कौन? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, नाम ही है ना प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो ऑप्शन आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अनुचुंबकीय, लव चुंबकीय ये सभी नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि विरोध नहीं करते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन पदार्थ प्राप्त कर लेता है। तो चुंबकन कब प्राप्त कर लेगा? तो कोई भी पदार्थ है यदि वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है, तो वो कौन सा है? तो जो याद रखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो, क्योंकि हम जानते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है उसको प्रतिकर्षित करता है, ठीक है ना, तो वो प्रतिचुंबकीय वाला पदार्थ ही होता है ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा। अगला आता है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा पता लगाया जा सकता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को हम पता लगाया जा सकता है लेंज के नियम के द्वारा, क्योंकि लेंज का नियम में हमने बताया था कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है। आपको शायद याद होगा जब लेंज का नियम हमने पढ़ाया था तो उसमें एक्सप्लेन हमने किया हुआ है। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा मैं वीडियो देख लूँ कि अच्छे से बन रहा है ना, उसके बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए जी, बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है लेंज का नियम किस संरक्षण के नियमों का अनुरूप है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियमों का अनुरूप है या अनुसरण का पालन करता है, ठीक है ना। याद रखेंगे लेंज का नियम होता है ना, वो ऊर्जा संरक्षण का एक नियम होता है, उसका क्या करता है? अनुसरण करता है, पालन करता है। तो कह रहा है कि किस संरक्षण नियमों के अनुरूप है, तो ऊर्जा संरक्षण का एक नियम होता है, ठीक है ना, उसके अनुरूप है। अब क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? तो हमने पढ़ा है ना जी कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, वही तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला कह रहे हैं हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? तो चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर होता है, ठीक है ना, याद रख लेंगे। अगला देखिए यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन एक दिखाई दे रहा है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी के समतुल्य है। तो याद रखेंगे स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर होता है। अगला क्या प्रेरकत्व का मात्रक होता है? तो ओम इंटू सेकेंड होता है। किसका? प्रेरकत्व का मात्रक। अगला आता है अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ की आवृत्ति होती है, तो 1/2 पाई रूट में 1/LC होता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है कि T मतलब समय का बीमा होता है, तो जो याद रखेंगे बीमा नहीं है, तो याद रखेंगे T यहाँ पे जो है ना इसका बीमा जो R/C है, ठीक है ना। ये मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना, बीमा नहीं है, तो ये यहाँ पे T समय कह दिया है, ये सब मान तो कुछ अलग दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अगला यहाँ पे कह रहे हैं एक LCR परिपथ को प्रत्यवर्ती धारा के स्रोत से जोड़ दिया गया है, अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा का कालांतर होगा। याद रखेंगे विभवांतर और प्रवाहित जो धारा I है V और I का कालांतर होगा, तो वो क्या होता है? V और I का कालांतर होगा वो 0 होता है। कब? जब LCR परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा का जो स्रोत है स्रोत से जोड़ दिया गया। जो प्रत्यवर्ती धारा जो AC होता है उसको हमने किसी स्रोत से जोड़ दिया ना, ठीक है, उसे हमने किसी स्रोत से जोड़ दिया, तो अनुनाद की स्थिति में लाए गए विभवांतर जो भी है इसमें जो उत्पन्न होगा और जिससे I प्रवाहित होगा, तो उसका कालांतर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे, कालांतर 0 हो जाएगा। किसमें? LCR परिपथ में। अगला आता है यदि प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R हो तो L/R का मात्रक है, तो L/R का जो मात्रक होगा वो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये आप याद रखेंगे L/R जो है उसका मात्रक सेकेंड हो जाएगा। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत वेक्टर, ठीक है ना, विद्युत वेक्टर E और चुंबकीय वेक्टर B के बीच तरंग संचरण दिशा है। मतलब सिंपल सा यहाँ पे थोड़ा सा गलत यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है ना, टाइपिंग में। मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश E की बात कर रहा है, ठीक है। वेक्टर मतलब सदिश ही ना होता है जी, तो सदिश E और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो सदिश B के बीच का जो संचरण की दिशा होगी तो वो क्या हो जाएगा, E इंटू V हो जाएगा। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के गुणनफल हो जाएगा उनका संचरण। अगला यहाँ पे कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो प्रकृति, इनका नेचर कैसा होता है, तो अनुप्रस्थ होते हैं। ये हमने बताया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। और हाँ, इसी पर याद आ गया, ये किस चैप्टर का है, फिजिक्स में आप चैप्टर 8 पढ़ेंगे ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें हमने आपको बताया है। फिलहाल देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर फिजिक्स का वन शॉट वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स, इसका हमने आपको पता है कि एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसमें वन शॉट वीडियो हम ओनली आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। वन शॉट के माध्यम से हम आपको पूरा सिलेबस को रिवाइज करा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं टोटल, जिसमें से हमने 8 चैप्टर नहीं, सॉरी 8 नहीं, 7 चैप्टर को हमने करा दिया है। चैप्टर 1, 2, 3 इस तरीके से 7 चैप्टर का वन शॉट वीडियो हमने आपको करा दिया है, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है करा दिए हैं। बाकी जो बचे हुए 8 चैप्टर, ठीक है ना, वो 7 चैप्टर और बचे हुए हैं, वो भी हम जल्दी आपको करा देंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। और जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, अदरवाइज, ठीक है ना, जो यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में बता दूं टोटल 10 चैप्टर हैं, जिसमें से 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। तो इसमें 7 बचे हैं, इसमें 5 बचे हैं, 7 5 12। अगर रेगुलर कराए तो एक एक वीडियो भी अगर लाते हैं वन शॉट तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, आपका कंप्लीट हम करा देंगे, ठीक है ना। इस मंथ में दिसंबर अंत तक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हम कराने का प्रयास आपको करेंगे, ठीक है ना। जनवरी में फिर से हम देखेंगे, उसका अलग स्ट्रेटेजी निकालेंगे कि कैसे और भी बेहतर तरीके से स्टूडेंट हैं जिनको और भी तैयारी उनको करा दिया जाए, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एग्जाम है ना, इसीलिए वन शॉट वीडियो आपको नहीं आ रहा है, फिर भी ये आपके ऑब्जेक्टिव तो आ गए ना। अगला कह रहा है कि न्यूनतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो न्यूनतम आवृत्ति, सबसे कम आवृत्ति किसकी है, तो माइक्रो तरंगों जो होते हैं वो न्यूनतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। अगला आता है विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की आवृत्ति का परास होता है। परास मतलब होता है रेंज होता है। तो रेडियो जो तरंगे की आवृत्ति का जो परास होता है वो 3 × 10⁶ से लेकर 3 × 10⁻10 सेंटी प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन नहीं है, तो बीटा जो तरंग है वो नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए आपको अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जब चैप्टर 8 हम पढ़ाएंगे ना तो उसमें एक आएगा आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, ठीक है ना। तो सॉरी, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसमें देखिएगा बीटा तरंगे आ रही हैं, ठीक है ना, तब आपको पता चलेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन नहीं है। तो बीटा जो किरण है या तरंगे है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है जी, तो याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती है। त्वरित आवेश का मतलब जब कोई भी आवेशित कण है ना वो लगातार इस तरीके से गति करेगा, तो जब गति करेगा ना तब जाकर वहां पे क्या होंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होंगी। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब जिसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो, उसी को हम कहते हैं। ऑप्शन आपका याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला आता है सबसे अधिक आवृत्ति वाले तरंग होती हैं। सबसे अधिक आवृत्ति वाली जो तरंगे होती हैं वो गामा किरणें होती हैं, ठीक है।
अगला हमारा आता है, जब कोई तरंगे किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो जो आवृत्ति होता है वो अपरिवर्तित रहता है। जब कोई भी तरंगे किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं, मान लेते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं, वायु से मान लेते हैं जल माध्यम में जा रही हैं या कांच माध्यम में जा रही हैं, तो उनका वेग पर तो प्रभाव पड़ेगा, वेग उनका कम अधिक होगा, परंतु कौन अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ पे पूछा गया है कौन अपरिवर्तित रहेगा, तो उनकी जो आवृत्ति है ना वो अपरिवर्तित रहेगी, मतलब आवृत्ति नहीं बदलने वाली। ठीक है ना। अगला हमारा आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का कालांतर होता है, तो वो क्या याद रखेंगे, π/2 होता है। पाई मतलब 90/2, ठीक है ना, 90/2 होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला यह है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग होगा, तो याद रखेंगे वहां पे प्रकाश का वेग होता है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कहाँ पर, जब निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण का मान यदि 30 हो जाए, ठीक है ना, जो क्रांति कोण का मान जो है C का मान वो क्या कितना हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, तो उस माध्यम में प्रकाश का जो चाल होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो जस्ट इसका आधा आपका हो जा रहा है ना, देख रहे हैं, आधा इसका जस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए हम इतना रहने देते हैं, हो सकता है, मुझे लगता है कि 40-50 हो ही गए होंगे। देखिए 50 अगर हो गए हैं, चलिए जी कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मुझे लगता है कि 50 हो गए होंगे, ठीक है ना, बट अगर मान लेते हैं कहीं 40 हुआ होगा या 45 हुआ होगा, जितना भी हुए होंगे कोई दिक्कत नहीं है। 100 हमने टारगेट लिया है कि 100 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे फिजिक्स में, वो हम आपको करा देंगे। हो सकता है इस वीडियो में 40 से 45 कराए गए होंगे, तो आगे जो वीडियो आएंगे फिजिक्स का 1 शॉट का ऑब्जेक्टिव का, जल्दी आपको अगर कमेंट करते हैं तो लाएंगे हम। तो जितने और भी ये बचे हुए ऑब्जेक्टिव है ना, अभी नीचे पूरे टोटल 100 हैं, तो 100 जो ये बचे हुए हैं ये आप याद रखेंगे। यहाँ से फिर से हम शुरू करेंगे, कहाँ से, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, तो फिर से हम आगे उसमें पूरी तरीके से कंप्लीट आपको करा देंगे। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखिएगा। अदरवाइज सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहां से चाहे तो 1 शॉट रिवीजन अपना कर सकते हैं। और यदि आप केवल 1 शॉट से भी पढ़ाई करते हैं ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है ना। अदरवाइज चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके। अदरवाइज मिल तो नहीं पाते हैं, बट कैमरे पर ही ना जितना भी ये बातें होती हैं लगता है कि पास हैं आप सभी, ठीक है, आगे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो एक फीलिंग टाइप का होता है, फील आ जाता है। ठीक है, उतना तो नहीं, बट फिर भी इतना होता है कि लगता है कि हाँ चलिए आप लोग आगे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे से मन लगा कर पढ़िए, सीरियस है हम भी आपके प्रति, आप भी अपने प्रति सीरियस रहें। अब कल आज मेरा एग्जाम पूरी तरीके से कंप्लीट तो नहीं होगा, बट फिर से बीच में कुछ गैपिंग है, तो गैपिंग समाप्त हो, गैपिंग के बीच में फिर से 1 शॉट वीडियो आपको लाते हैं। ठीक है ना, प्रयास करेंगे पूरी तरीके से, बट क्या है ना, एग्जाम है तो थोड़ा सा अपना भी फोकस करना होता है। बट आपका भी एग्जाम है, मैं जानता हूँ, तो मैं आपके लिए जितना हो सकेगा उतना मेहनत करने का प्रयास करूंगा। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है, कुछ हेल्प मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या जाता है आपका, सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ, अगर आपको फिजिक्स का 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है, यदि आप लेना चाहते हैं, ओनली 99 रुपए में फिजिक्स का ऑल चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा, जिसमें चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे, आंसर के साथ 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल रहेंगे वो सब मिल जाएंगे। टाइपिंग नोट्स मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन है, उससे आप स्टडी करके 90 to 95% ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ। हाँ, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है ना, वहाँ से आप मांगेंगे, वहाँ से आपको PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। तो कल मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।